नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मध्य प्रदेश राष्ट्रीय कांग्रेस। कुल मिलाकर जब भी कांग्रेस की बात की जाएगी तो कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कांग्रेस के आधार स्तंभ के तौर पर जाने जाते हैं, जो कांग्रेस का पर्याय बन चुके हैं। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय सुरेश पचौरी जी। सुरेश जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपको। सुरेश जी, बर्ताव अपने पन की हद से निकल रहे हैं। जो कल तक आपके साथ थे वो दल बदल रहे हैं, दिल बदल रहे हैं, दामन छोड़ रहे हैं। कांग्रेस को बड़ा डैमेज हो रहा है। उस समय जब कांग्रेस को डूबता जहाज करार दे रहे हैं राजनीतिक पंडित और विपक्षी दल, तब भी उस कांग्रेस का दामन पकड़कर खड़े रहने में क्या संभावना नजर आती है आपको? देखिए, किसी भी राजनीतिक पार्टी के इतिहास के पन्ने जब हम पलटते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी उतार और चढ़ाव की स्थिति से गुजरती है। और अगर ये बात कही जाए कि आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सामने बहुत चुनौतियां हैं, तो इसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, लेकिन इससे निराश और हताश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक नवीन जी ये बात याद दिलाना चाहता हूँ कि 84 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा का, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी के मात्र 2 संसद सदस्य संसद में पहुंचे थे। कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वो देश पे राज करने वाली पार्टी बन जाएगी। मैं ये उदाहरण बड़ी विनम्रता के साथ इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हर राजनीतिक पार्टी के साथ ऐसी स्थिति आती है। कांग्रेस ने लगातार कई वर्षों तक राज केंद्र में भी किया और अनेक राज्यों में भी किया है। तो जब ऐसी स्थिति आती है या आई है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बड़ा अच्छी लाइन कही थी, क्योंकि आप बहुत अच्छे विचारक भी हैं और मुक्तक का सहारा लेते हैं। तो पंडित नेहरू ने ये कहा था कि हमने तय की हैं मंजिलें इस तरह, हमने तय की हैं मंजिलें इस तरह, गिर पड़े उठ गए और फिर चल दिए। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, हर राजनीतिक पार्टी को जय और पराजय का सामना करना पड़ता है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हमें एक नई ऊर्जा के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। और इसी बात के मद्देनज़र यह उदयपुर में नव संकल्प शिविर आयोजित किया गया है। पहले भी इसी प्रकार के शिविर हुए। 1998 में पचमढ़ी में हुआ, 1999 में हरिद्वार में हुआ, 2013 में जयपुर में हुआ। तो ये कोई नई बात नहीं है, ना कांग्रेस पार्टी के लिए और ना अन्य राजनीतिक पार्टियों के लिए। अभी थोड़े दिन बाद उसी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का शिविर आयोजित किया जा रहा है। जी, तो यह परिवर्तन की धूप छांव जग जीवन का शाश्वत क्रम है। अगर मैं बतौर आपके इस विचार को एक दार्शनिक अंदाज दूं कि यह परिवर्तन की धूप छांव जग जीवन का शाश्वत क्रम है और जो सदा शिखर पर बना रहे यह मात्र बुद्धि का विभ्रम है। तो शिखर से कांग्रेस निश्चित रूप से शून्य की तरफ आई है, लेकिन शून्य से शिखर की यात्रा का वो संकेतक, वो खुशी, वो खुमार, वो एक नया सवेरा, वो उजास, वो कब मिलेगा? लगातार हारती चली आ रही है, तो एक नाउम्मीदी थोड़ी ज्यादा है, निराशा थोड़ा ज्यादा है। मैं ये तो स्वीकार करने को तैयार नहीं हूं कि हम शून्य पे पहुंच गए हैं। पिछले समय कुछ राज्यों में चुनाव हुए जिसमें हमारा प्रदेश, मध्य प्रदेश भी था, राजस्थान भी था, छत्तीसगढ़ भी था। हमने यहाँ सत्ता हासिल की थी। तो हम शून्य पर पहुंच गए हैं, ऐसी स्थिति नहीं। हमने जो हमारा वोट शेयर है वो भी अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हम कहीं के नहीं रहे।
तो हमें तो निरंतर जन आकांक्षाओं पर खरे उतरना है और जन समस्याओं को लेकर अपने कर्तव्य का पालन करना है। और यही बात नव संकल्प शिविर में चर्चा के उपरांत सामने आई है और यही बात का संकेत कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने भी अपने भाषण में दिया है। जी, जिस प्रकार से वर्तमान राजनीतिक दौर में आक्रामकता एक कॉमन फैक्टर हो गया है कि जो एक दूसरे पर जितना ज्यादा आक्रामक हो, कुछ कांग्रेस में भी ऐसे लोग हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी में हैं, जब तक वो सुबह उठकर दूसरे दलों को कोस नहीं लें तो उनके दिन की शुरुआत ढंग से नहीं होती है। चाहे उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात हो या अन्य माध्यमों से, वो आक्रामक होकर विपक्षी दलों पर हमले करते हैं, तमाम तरह की बातें करते हैं। लेकिन पंडित सुरेश पचौरी जी बहुत व्यक्तिगत नहीं होते। राजनीति में एक जो लिहाज नाम का कोई शब्द था जो बड़ा धुंधला सा हो रहा है, बड़ा लिहाज, राजनीतिक लिहाज जो है बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। आरोपियों पर भी, विरोधियों पर भी व्यक्तिगत नहीं होते, सिद्धांत की और विचार की बात करते हैं। और कहीं ये सौम्यता, कहीं ये सहजता, आपको नहीं लगता कि वर्तमान जो राजनीतिक दौर है या वर्तमान की जो राजनीति है उसमें थोड़ी फिट नहीं बैठती और उसका नुकसान भी उठाना पड़ता है? ऐसा नहीं है नवीन जी। मैं याद दिलाना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश की तासीर एक अलग तासीर है। आप पंडित रविशंकर शुक्ल जी के कार्यकाल को याद करें। जब वो मुख्यमंत्री थे तो तत्कालीन विपक्ष के नेता, चाहे बघेल जी रहे हों या ठाकुर निरंजन सिंह जी रहे हों, उनके साथ उनका जो व्यवहार रहा वो शालीनतापूर्ण रहा। और मध्य प्रदेश में विद्वेष की भावना से, बदले की भावना से कभी राजनीति नहीं की गई। ज़्यादातर यही देखने को मिला है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिशोधात्मक कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। जो आपने बात की, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं और आपके जरिए दर्शकों को बताना चाहता हूं कि भारतीय राजनीति में प्रतिद्वंदिता तो होती है लेकिन शत्रुता नहीं होती। चुनाव के समय हम अपनी बात निष्पक्ष होकर, निर्भीक होकर करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद हम लोग आपसी व्यवहार में बहुत शालीन रहते हैं। और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश की ये विशेषता रही है जी। बिलो द बेल्ट हिट करने की परंपरा राजनीति में लंबे समय के लिए कारगर नहीं होती है, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। जी, आपकी व्यक्तिगत सोच आपके व्यवहार में परिलक्षित होती है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस को जो है गांधी की कांग्रेस भी कहा जाता है, तो गांधी जी का भी विचार तो यही था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता निश्चित रूप से हो, लेकिन वो बहुत शालीन हो, वो बहुत श्रेष्ठ हो। तो बहुत ज्यादा विरोध जिस चीज का होना चाहिए उसका विरोध जरूर है, लेकिन अपने को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को सेंटर पॉइंट में लाने के लिए, मैं अगर ये कहूं कि मीडिया पब्लिसिटी स्टंट एक शब्द है, पब्लिसिटी के हथकंडे एक और शब्द है, तो ये आप इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो ये चूंकि आजकल के चलन में है, तो कहीं ना कहीं जो चीज चलन में है और हम अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं अपने सिद्धांतों के खातिर और अपने व्यक्तिगत उसूलों की खातिर, तो कहीं ना कहीं नुकसान तो होता है सर। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हालांकि जो आप बात कह रहे हैं, मैं एक दृष्टांत देना चाहता हूँ। हमारे एक कलीग रहे राज्यसभा में, वो जब अपनी बात किसी विषय पे रखते थे तो विषयांतर होकर कई ऐसी बात बोल देते थे जिनका उससे कोई मतलब नहीं रहता था। तो मैंने एक दिन उनसे पूछा कि आप विषय से हटके ये इस प्रकार की बातें क्यों करते हैं? तो उन्होंने, नवीन जी, कहा कि हेडलाइन तभी बनती है, मुझे पब्लिसिटी तभी मिलती है, और अगर मैं बात बिंदुवार करूं तो वो शायद पब्लिसिटी ना मिल पाए। तो कई बार इन चीज़ों का लोग दूसरे ढंग से भी चित्रण प्रस्तुत करते हैं। जी,
जिस प्रकार से कांग्रेस के लिए लंबे समय तक संघर्ष करने वाले लोगों में से आप हैं, वर्तमान में जिस प्रकार से कांग्रेस की मध्य प्रदेश में वापसी हुई, फिर कतिपय कारणों से कांग्रेस की सरकार बहुत जल्दी मध्य प्रदेश से रुखसत हो गई। कमलनाथ जी के विषय में ये था कि कमलनाथ जी जो है मध्य प्रदेश से बहुत जल्दी विदा ले जाएंगे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रवासी राजनेता की भी संज्ञा दी, लेकिन कमलनाथ जी पूरी तरह से अभी तक यहाँ मध्य प्रदेश में अपना पैर जमाए हुए हैं और बहुत सारे मौकों पर, लगभग हर मौके पर उनके साथ आप नजर आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जीत की जो जिद है कमलनाथ जी की, वो वाकई में इतनी बड़ी है कि वो ये एक जो उनके माथे पर ये एक बात आ गई है कि वो 5 साल तक सरकार नहीं चला पाए, वो उसको मिटाना चाहेंगे और 2023 में एक नया इतिहास रचेंगे? देखिए, जहाँ तक कमलनाथ जी के व्यक्तित्व पर जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो वो एक सहजता वाले वातावरण में राजनीति में नहीं आए। उन्होंने भी 77 से 80 के बीच में संघर्ष किया है संजय गांधी जी के साथ, और 80 से वो जीतते हुए छिंदवाड़ा से आए हैं, तो एक जनाधार वाले नेता के रूप में उन्होंने अपने आप को सत्यापित किया है। ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य था कि मुख्यमंत्री के रूप में कमलनाथ जी जैसे व्यक्ति हमें मिले, जिनको अनेक मंत्रालयों का केंद्र में मंत्री होते हुए अनुभव रहा और जो प्रशासनिक क्षमता के में काफ़ी निपुण रहे। लेकिन राजनीतिक कई बार ऐसी घटनाक्रम हो जाते हैं, उससे हम उनके नेतृत्व से वंचित हो गए। ये प्रदेश के लिए भी एक, मैं ये कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नवीन जी नहीं होगी कि दुर्भाग्य की बात है। किसी भी मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक होता है कि उसमें राजनीतिक सूझबूझ हो, प्रशासनिक क्षमता हो और प्रदेश के विकास के लिए उसके मन में तड़प हो। वो सारी बातें कमलनाथ जी में देखने को मिलती हैं। आपने 2023 का जिक्र किया, निश्चित रूप से हम आशान्वित हैं कि उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कांग्रेस से संबंधित हूँ, लेकिन उनके कार्यकाल को और अन्य कार्यकाल को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत अल्प समय में उन्होंने जो काम किए वो अपने आप में एक मिसाल बन गया। जी, जिस प्रकार से कई बार सहजता, शालीनता, निश्चलता, ये वैसे तो ये सद्गुण हैं, लेकिन आज के लोक व्यवहार में, क्योंकि मुझे एक बड़ी अच्छी बात याद आई कि जब सत्य ही कहानी लगे तब तो गूंगा ही ज्ञानी लगे, और आज के राजनीतिक व्यवहार में कुछ अधिक सावधानी लगे। और अब तो लोगों को यह चाहिए कि अगर हरे रंग को वो कह रहे हैं केसरिया धानी, तो फिर धानी लगे। तो बहुत ज्यादा जी हुजूरी, बहुत ज्यादा किसी को फॉलो नहीं कर पाना, पार्टी के प्रति पूरी तरह समर्पित रहना, व्यक्ति के प्रति कहीं ना कहीं मतभेद हो सकता है, लेकिन पार्टी के प्रति बिल्कुल अखंड अकाट्य लगाव, ये धीरे लोग मतलब मध्य प्रदेश महसूस कर रहा है, और जो आपके समकक्ष लोग होंगे वो भी महसूस कर रहे हैं कि जो लोग कांग्रेस की जड़ों को जिन्होंने सींचा है, कई बार ऐसा भी हुआ है कि अपेक्षित उनको स्थान नहीं मिला है या अपेक्षित दायित्व नहीं मिला है। तो आपको नहीं लगता है कि जैसे G23 टाइप के जो एक असंतुष्ट लोगों के गुट बने, ये कहीं ना कहीं एक विचार होना चाहिए कि भाई जो लोग बहुत लंबे समय से कांग्रेस के साथ हैं, जिनका पार्टी के प्रति जिनकी प्रतिबद्धता है, एक मुझे ऐसा लगता है, मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रतिबद्धता की कोई कीमत और कोई तुलना होनी नहीं चाहिए। देखिए नवीन जी, मुझे लग रहा है कि ये डिस्कशन मेरे पे केंद्रित होता जा रहा है। ये आपकी नहीं, मैंने G20 आप क्योंकि G23 के अगर
G23 के जितने भी लोग हैं, अगर आप एक असंतुष्टि, आपका चूंकि बयान ही नहीं आया कभी असंतुष्टि भरा, नहीं तो वो 23 कब 24 हो जाता पता ही नहीं चला। मैं वही निवेदन कर रहा हूं कि ये आपकी का बड़प्पन है कि आप ये सब बातें कर रहे हैं, हालांकि मैं इतना योग्य नहीं हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति की शुरुआत जो है हमारे दिवंगत नेता श्री राजीव गांधी जी के साथ हुई, और मैं ये मान के चलता हूँ उसके बाद लगातार मुझे जिन जिन लोगों से प्रेरणा मिली, मार्गदर्शन मिला, उसमें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जैसे लोग रहे और दूसरे नेता भी रहे। तो राजनीति में मेरा ये सोच रहा है कि हमेशा धैर्य और संयम रखना चाहिए, एक, और दूसरी हमेशा ये महत्वाकांक्षा नहीं होना चाहिए कि हर बार हमें सब कुछ मिलेगा ही। कई बार हम जिस वजह से जाने जाते हैं, यानी जिस पार्टी की वजह से हमारा रिकॉग्निशन होता है, हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हम उस पार्टी के लिए क्या कर पा रहे हैं बगैर किसी पद पर रहते हुए। तो इस भाव से यदि काम किया जाए तो हमेशा आपका उत्साहवर्धन ही होगा, ऐसा मेरा सोचना है। जी, उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कहा भाई ये चिंतन शिविर नहीं है, ये चिंता शिविर है, और चिंता भी सिर्फ एक ही परिवार की हो रही है, वो गांधी परिवार की। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो मैं नॉमनक्लेचर पर स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। इसका नाम है नव संकल्प शिविर उदयपुर। जी जी, नव संकल्प शिविर यानी हम नव चेतना के साथ, नए उत्साह के साथ इस नवीन वातावरण में अपने आप को जनता के साथ जोड़कर तैयार करें। ये एक संकल्प लेने वाला शिविर था जी। ये कोई चिंता करने वाला शिविर नहीं था। ये एक हमें इस कमिटमेंट के साथ जनता के बीच में पहुंचना है कि जिस कांग्रेस पार्टी ने देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज़ाद भारत को खुशहाल और संपन्न बनाने में जिसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और जिसके कई नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, वो कांग्रेस पार्टी आम जनता के दुख दर्द को बांटने के लिए आज भी जनता के बीच में जाने के लिए तत्पर है। चाहे वो महंगाई का दंश हो, चाहे बढ़ती हुई बेरोजगारी हो, चाहे जो देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, वेंटिलेटर पे चली गई है, उसको सुधारने की बात हो, चाहे किसानों की बदहाली की बात हो, चाहे नौजवानों को जो निराश होना पड़ रहा है, उन सब बातों को लेकर हो ये रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार हर मोर्चे पर असफल तो हो रही है, लेकिन वो धर्म और सांप्रदायिकता का सहारा लेकर लोगों का ध्यान दिग्भ्रमित करने की कुछ से चालें चल रही है। तो लोगों को वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए और किस ढंग से एक्शन प्लान तैयार किया जाए, उसके लिए ये नव संकल्प शिविर आयोजित किया गया था। और इसमें जब आप उदयपुर का डिक्लेरेशन देखेंगे और जो 6 बिंदुओं पर, 6 प्रपत्रों पर चर्चा विस्तार से हुई है, वो गौर से देखेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये एक तरीके से नई शुरुआत कांग्रेस पार्टी ने की है। जी, जिस प्रकार से आपने कहा कि नए संकल्प की, नए कमिटमेंट की बात थी, चिंतन और चिंता ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन्य शब्द हैं जिसका कोई सरोकार नहीं है उस पूरे विषय से, लेकिन चिंता तो करनी पड़ेगी। अगर 5 राज्यों की बात करें, अभी चुनाव जब हुए तो आप उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की, पंजाब की, जहां भी, गोवा की, मणिपुर की, जहां भी देखें, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को अगर कोई भी कॉमन फैक्टर हो, कहीं किसी को लॉस है, कहीं किसी को प्रॉफिट है, किसी का वोट शेयर बढ़ा है, लेकिन अगर एक कॉमन फैक्टर है वो ये है कि कांग्रेस को हर जगह लॉस हुआ है। कांग्रेस मतलब फाइट में भी नहीं है, सेकंड पार्टी भी नहीं है, ओपोजिशन के तौर पर भी नहीं है। तो ये एक चिंता का विषय है। आपको नहीं लगता कि इतनी बड़ी पार्टी जिसका अपना एक बड़ा, एक पूरी शताब्दी का जिसका इतिहास है,
उसको ऐसी परिस्थितियों से दो चार होना पड़ रहा है, तो थोड़ा सा तो चिंता करनी पड़ेगी। देखिए, ये बात तो कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने भी अपने प्रारंभिक उद्बोधन में कही है कि ये समय आत्मावलोकन का है, आत्मचिंतन का है, और सामने जो चुनौतियां हैं उनके बारे में विचार करने का है कि हम उन चुनौतियों का सामना कैसे करें, और देश की जनता की जो हमारी पार्टी से अपेक्षाएं हैं, हम उन अपेक्षाओं पर कैसे खरे उतरें। आपने उत्तराखंड के चुनाव का जिक्र किया है, पंजाब के चुनाव परिणाम का जिक्र किया है। हम उस विश्लेषण पे नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन मैं खुद ऑब्जर्वर उत्तराखंड रहा हूँ। मुझे याद है जब वहाँ चुनाव हुए थे तो चुनाव परिणाम आने के बाद किन परिस्थितियों में उस समय एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद भी जब चुनाव हुए तो किन परिस्थितियों में उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी बने थे। यही स्थिति पंजाब में भी रही जब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी बने। तो उस समय भी ये बात आई थी कि उस समय की जो विरोधी पार्टी है वो शून्य पे आ गई हैं, ऐसा मीडिया चलाना शुरू कर दिया था। लेकिन उन पार्टियों ने लगातार काम किया और काम करने का नतीजा ये रहा कि कहीं वो सत्ता में है, कहीं वो अच्छे नंबर से है। जी, जिस प्रकार से कांग्रेस के कमबैक की बात है, तो आपने कहा कि हम सिद्धांत की बात करते हैं, मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं उसकी बात करते हैं, लेकिन अभी जो सबसे गंभीर आरोप है वो तो आप पर यही लग रहा है कि पिछले 70 सालों में अगर कुछ अच्छा किया होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। देखिए, 70 सालों में कितने वर्षों में हम सत्ता में रहे, तो कुछ ना कुछ मूल्यांकन लोगों ने किया होगा जिसकी वजह से सत्ता में कांग्रेस पार्टी आई। फिर बात आती है एक ही परिवार की, तो आज़ाद भारत के कांग्रेस के इतिहास को देखें और अध्यक्षों के नाम को देखें तो आप इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि गैर नेहरू गांधी परिवार के कितनी बार लोग अध्यक्ष बने हैं, चाहे वो पीवी नरसिम्हा राव जी हों, चाहे सीताराम जी केसरी हों, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हों, चाहे XYZ हों। मैं ये आपका चर्चा का समय उसमें नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। कांग्रेस ने त्याग किया है, संघर्ष किया है, बलिदान दिया है, और कांग्रेस सत्ता में रही हो या विपक्ष में रही हो, उसने देश हित में अपनी भूमिका संजीदगी के साथ निभाई है। जी, एक और आरोप लगता है, और अब वो आरोप अब इतना कॉमन हो गया है कि आम आदमी के मानस में भी बैठ गया है कि भाई कांग्रेस में बहुत जो है दो फाड़ है, आंतरिक कलह बहुत है, गुटबाजी बहुत है, और पार्टी से ज्यादा व्यक्तिगत स्वार्थों को तरजीह दी जाती है, चाहे फिर वो किसी पद को पाने की लालसा हो या अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को फिट करने वाली बात हो। बहुत कॉमन है, मतलब एक जिसको सामान्य सी समझ होगी कांग्रेस के विषय में, उसको ये उसके मानस में बैठा दिया गया। ये कांग्रेस का चरित्र चित्रण ऐसा निरूपित हो गया। आपको नहीं लगता कि इससे छुटकारा पाने के लिए बहुत मशक्कत करने की जरूरत है? क्योंकि एक बार किसी के जेहन में, जनता के जेहन में अगर एक बार नकारात्मकता आ जाए तो बहुत समय लगता है उसको विस्मृति में पहुंचने में। अगर आप आज्ञा दें तो मैं खुल के आपके चैनल पे बात कर लूं। बिल्कुल आपका सर, मैं कौन आज्ञा देने वाला। जब उदयपुर में ये संकल्प शिविर था जी, तो मेरे मन में भी ये बात आई थी कि आखिर G23 के जो गणमान्य नेतागण आ रहे हैं ये कौन सी बात उठाएंगे और क्या कहेंगे। लेकिन जब मैंने वहाँ गुलाम नबी आज़ाद साहब को सुना, जब मैंने वहाँ आनंद शर्मा जी को सुना, जब वहाँ मैंने मणिशंकर अय्यर जी को सुना, जब मैंने वहाँ मनीष तिवारी जी को सुना, जब मैंने वहाँ शशि थरूर जी को सुना और अन्य नेताओं को सुना, तो ये बात जो मीडिया के जरिए चल रही थी ये बात गलत साबित हुई और सभी इस बात से उत्साहित थे। जब भी उनसे मीटिंग के बाद क्या था कि अलग अलग ग्रुप बने हुए थे, मैं इकोनॉमी के ग्रुप में था, कोई पॉलिटिकल ग्रुप में था, कोई ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप में था। जब हम बाद में मिलते थे चाय पर या दोपहर के खाने पर या रात के खाने पर, और जब चर्चा करते थे और उनसे उनका रिएक्शन जानते थे, तो वो कहते थे कि एक अच्छी शुरुआत हुई है कि सब लोग खुल के बात कर रहे हैं और एक बदलाव
का वातावरण पार्टी में बन रहा है, ये एक शुभ संकेत है। तो मैं ऐसा मान के चलता हूं कि ऐसी कोई बात ना तो वहां देखने में मिली, ना सुनने में मिली, और ना इस प्रकार का आभास हुआ कि कांग्रेस में दो फाड़ है। जी, तमाम सारे पहलुओं पर आपसे चर्चा हुई, आपसे बात हुई। अंतिम प्रश्न, कितनी उम्मीद है कि कांग्रेस का जो सूरज है वो फिर उसी लालिमा के साथ, फिर उसी चमक के साथ, फिर उसी खुशहाली के साथ भारतवर्ष में उगेगा? क्योंकि कांग्रेस को तो अस्त होता हुआ सूरज है, डूबता हुआ जहाज है, अभी तो इन संज्ञाओं से नवाजा जा रहा है। देखिए, मैं आपकी तरह शब्द चयन में तो माहिर नहीं हूं, लेकिन ये कहूंगा कि उदयपुर से कांग्रेस की एक नए उदय की शुरुआत हुई है। और चूंकि भोपाल का हूं तो यहाँ के एक शायर कहते हैं कि रात कातिल है तो सूरज की किरण फूटेगी, रात कातिल है तो सूरज की किरण फूटेगी, वक्त मुंसिफ है तो ये दौर सितम बदलेगा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए जो दौर चल रहा है वो बदलेगा, और जो संकट के बादल कहिए, चुनौती जो हमारे सामने है, उससे कांग्रेस उभरेगी। कांग्रेस जनता से सीधी जुड़ेगी, जन समस्याओं को हल करने के लिए आगे आएगी, जन विश्वास अर्जित करेगी, और जब जन विश्वास अर्जित करेगी तो निश्चित रूप से सत्ता में भी आएगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। तमाम सारे पहलुओं पर आपसे बात हुई, और कांग्रेस का जो विचार है, सहजता से संवाद और अभिव्यक्ति की आज़ादी, वो आपके विचार मीमांसा में स्पष्ट झलकता है। हमें आपने इतना समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। तो कांग्रेस के लिहाज से अगर मैं बात करूं कि कांग्रेस के अंदर से निश्चित रूप से ये आवाज उठ रही होगी कि कब आएगा नवल सवेरा, कब जागेगा सूरज मेरा, देख अंधेरे की तरुणाई, सारी उम्र कटी जाती है, मन की चाह मिटी जाती है। निश्चित रूप से परिवर्तन प्रकृति का नियम है, धूप छांव प्रकृति का नियम है, हानि लाभ भी प्रकृति का नियम है, लेकिन एक समय कांग्रेस को इस समय एक संजीवनी की जरूरत है, कांग्रेस को इस समय एक बूस्टर डोज की जरूरत है, एक अदद जीत की जरूरत है, और एक ऐसे संदेश की जरूरत है जो यह स्पष्ट कर दे कि कांग्रेस भारत देश की जनता के डीएनए में प्रवाहमान हो रही है। कांग्रेस मुक्त भारत, यह नारा तो हो सकता है लेकिन यह वास्तविकता नहीं हो सकती। इसके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को पण प्राण से, पूरे मनोयोग से जुटना पड़ेगा। IND 1 to 1 में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।